ओके और इस बीच Q2 जीडीपी के आंकड़े हमारे सामने आते हुए 5.3% पर ही, जैसी कि हमें उम्मीद थी, जो आंकड़ा आया है 5.3% ही हमारा पोल भी आपको बता रहा था। तो पिछले क्वार्टर के 5.5 के मुकाबले 5.3, पिछले साल इसी क्वार्टर में यह आंकड़ा करीबन 6.5 पे था, जहां तक मुझे याद आता है। तो उसके मुकाबले में भी जाहिर है कि कमजोरी का अनुमान था और वैसा ही नजर भी आया है। तो बाजार की उम्मीद के मुताबिक ही आंकड़े आए हैं, कोई सरप्राइज नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में किसी भी तरह का। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ये आंकड़े आपके सामने आते हुए। जगन्नाथम, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? क्या अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस पे आप कोई बदलाव करना चाहेंगे? नहीं, आज मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग होगा, चॉपी ट्रेडिंग होगा। एक तो वीकेंड सेशन है, साथ के साथ इतना सॉलिड रैली के बाद और ऊपर ऊपर जाना मुझे लगता है कि मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल ही होगा। मुझे लगता है कि आज पूरा दिन साइडवेज चॉपी मार्केट होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर जीडीपी के आंकड़े दूसरी तिमाही के आते हुए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 5.3%। जी हाँ, बिल्कुल वही जो पोल था, जो हमारा अंदाजा था, उसी के मुताबिक जीडीपी के आंकड़े आते हुए दिखा कि जीडीपी की ग्रोथ रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कम 5.3% ये आंकड़ा इस वक्त आता हुआ दिख रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। कुछ और डिटेल्स आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन हमारे साथ क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब भी हैं। जोशी साहब, बताइए कैसे देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को और क्या आपके अंदाजे के मुताबिक? बिल्कुल, हमारा अनुमान था 5.4%। तो बहुत रेयरली होता है कि गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिस्ट के अनुमान एक साथ बैठें, तो ये एक अच्छा ओकेजन है कि देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट ऑल्सो, जिसको बोलते हैं ना कि कोई एक शॉक एलिमेंट। तो मार्केट्स ने ये सब ऑलरेडी प्राइस इन किया हुआ था, तो इससे कुछ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव न्यूज़ है ये। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं जोशी साहब कि Q4 यानी मार्च की तिमाही 5.3, जून की तिमाही 5.5, सितंबर तिमाही फिर से 5.3। तो हम इसी दायरे में कहीं अटक गए हैं, साफ तौर पे इसके नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। अगले साल के लिए, यानी अगर हम कैलेंडर ईयर सब पकड़ के चले और आप कहें कि 2012 करीब करीब तय हो चुका है, 5.25 से 5.5 के बीच, 2013 क्या यही होगा, यहाँ से बेहतर या और कमजोर? देखिए, यहाँ से ज़रूर बेहतर होगा। क्योंकि इस साल एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो कृषि क्षेत्र है उसने अच्छा नहीं किया है। तो ओवरऑल हमारी मानना यह है कि कृषि क्षेत्र की जो ग्रोथ है वो 0.6% के आसपास रहेगी, 0.5-0.6%। जो अगले साल अगर नॉर्मल मानसून मिलता है तो आपकी 3-3.5% ग्रोथ सीधा ही एग्रीकल्चर में आएगी। वो एक 80 बेसिस पॉइंट के करीब ग्रोथ को लिफ्ट देगा इमीडिएटली, और इनडायरेक्टली भी वो पॉजिटिव होगा। तो ये 6.5% ग्रोथ अगले साल एक्सपेक्ट की जा सकती है अगर जी। लेकिन जगन्नाथ, हम बड़ा सवाल ये कि बाजार जीडीपी के आंकड़ों से एक डायरेक्शन लेने की कोशिश ये भी कर रहा था कि अगर ग्रोथ खराब रहे तो आरबीआई शायद अब ग्रोथ पर चिंता करें, और जिस तरह से वित्त मंत्री भी पुश कर रहे हैं ब्याज दरें घटाने की सोचें। 5.3% जीडीपी का आंकड़ा, क्या आपको लगता है कि आरबीआई अगले महीने, इस महीने जब दिसंबर के महीने में जब ब्याज दरें, क्रेडिट पॉलिसी लेकर आएगा, तब ब्याज दरें कम करेगा? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि एक तो 5.3 एक्सपेक्टेड लाइन पे है और साथ के साथ इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में आया नहीं। और साथ के साथ और एक डेवलपमेंट है कि जो रूपी जो सडनली 55 लेवल तक जो वीक हुआ, इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन के ऊपर इमीडिएटली इम्पैक्ट दिख जाएगा जो वीक रूपी के हिसाब से। इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि आरबीआई के पास ज़्यादा रूम बचेगा कि रेट कट करने की। अगर शायद आज बहुत ही ज़्यादा खराब जीडीपी नंबर आया होगा तो वो थोड़ा अलग मामला है, बट मुझे लगता है कि 5.3 के % के जीडीपी ग्रोथ आरबीआई के पास जो रूम जो है वो और कम कर देगा। लेकिन अगर आप साफ तौर पे देखें कि अलग अलग सेगमेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम देख रहे हैं पूरे फर्स्ट हाफ के दौरान करीबन 2.1% एग्रीकल्चर सेगमेंट की ग्रोथ आई है। मैन्युफैक्चरिंग, जो कि पिछले साल की पहली छमाही में करीब 5.1% से ग्रो कर रहा था, इस बार आधे % का केवल एक आंकड़ा यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जो पूरी की पूरी ग्रोथ आती हुई आपको दिखाई दे रही है, 5% के ऊपर ले जाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें आप देखिए तो एक तो है फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज। ये एक सर्विसेज का एक सेगमेंट है जो डबल डिजिट पे ग्रो कर रहा है, इनफैक्ट पिछले साल की पहली तिमाही से कहीं बेहतर है। और दूसरे कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज का एक सेगमेंट है जो जोशी साहब मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक सरकारी खर्चे की वजह से होगा, दूसरा सेगमेंट कम से कम। जी हाँ, सरकारी खर्चे का इसमें काफ़ी हिस्सा होता है। ये पहले जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, क्योंकि स्टिमुलस मिला था, गवर्नमेंट वेजेस बढ़ी थी। तो अब ये थोड़ा धीमे हो गया, पर फिर भी अभी ये एक मतलब एक रिलायबल सेगमेंट है। जोशी साहब, लेकिन जिस सवाल का जवाब आपसे हम चाहते हैं वो ये, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि आरबीआई क्या करेगा। अगर
ये हम कह रहे हैं कि उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ तो आई है, लेकिन वो ग्रोथ कहाँ आई है? पिछले साल में आप इसी लेवल पर अगर कहीं थे 1%, बल्कि यहाँ से बेहतर थे। पिछले साल की पहली छमाही में मैन्युफैक्चरिंग 5% से ग्रो कर रहा था, जो अब 0 है, ½ % है। तो वो तो चला गया। एग्रीकल्चर ऑलरेडी कमजोर है, और अगर ये केवल एक सेगमेंट है फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस वगैरह का, जहां पे आप थोड़ी सी एक जंप देख रहे हैं, जो शायद सरकार की अब तक जो थोड़ी बहुत कोशिशें हैं स्टिमुलस की, उसकी वजह से आ रही है, तो आरबीआई के लिए तो देखने के लिए आंकड़े साफ हैं कि इकोनॉमी में बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं बचा है। नहीं, देखिए, मोमेंटम जो नॉन सर्विस सेक्टर में है वो तो इस साल बिल्कुल ही नहीं है। कृषि क्षेत्र तो जैसा मैंने बताया कि रेनफॉल कमज़ोर होने के कारण उस पर असर पड़ा है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी फ्लैट है, तो मोमेंटम डेफिनेटली वीक है। पर इसका असर जो वीक मोमेंटम का इन्फ्लेशन पे दिखाई देना चाहिए था, वो अभी पूरी तरह से पड़ा नहीं है। और ऊपर से इन्फ्लेशन का जो स्ट्रेस बना हुआ था वो अभी पूरी तरह से एड्रेस नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि जहां तक आरबीआई है, वो जनवरी में तो ज़रूर रेट काट सकता है। अभी शायद वो थोड़ा कॉशियसली ले इन नंबर्स को। अजय भट्ट साहब, सीएफओ मोनेट इस्पात के भी हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, ये बताइए, जो आंकड़ा आया है हमारी तो उम्मीदों के मुताबिक है, लेकिन भट्ट साहब ये बताइए कि ग्राउंड सिचुएशन किस तरह की है? क्या वाकई में ग्रोथ के हालात काफ़ी ख़राब हैं और उससे ज़्यादा ख़राब है जैसे कि आंकड़े दिखा रहे हैं? नहीं, जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, अभी रियल टर्म्स में हमारे हिसाब से ग्रोथ डिटेरिएट हो रही है। अगर आप रियल ग्रोथ को देखें, मैन्युफैक्चरिंग को देखें, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें, या कोर सेक्टर को देखें, अभी हमारे सामने कोई ग्रोथ के कोई मतलब आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ग्रोथ के लिए कंट्री में इन्वेस्टमेंट साइकिल का चलना बहुत ज़रूरी होगा, और उस इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए गवर्नमेंट को कुछ सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और उसका एक गेस्टेशन पीरियड भी रहेगा, जैसे लैंड एक्विजिशन है, क्लियरेंसेस हैं, या और जो लिक्विडिटी है। अगर हम सारी लिक्विडिटी को देखें, इस वक्त खाली लिक्विडिटी भी टाइट है, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, और जो कैपिटल मार्केट अभी रिस्पॉन्स दे रहा है, चल रहा है, ये कैपिटल मार्केट अभी वो उस कैपिटल स्टेज में नहीं आया जहाँ पर कि कॉर्पोरेट जाके अपना कैपिटल रेज कर पाएँ। ये अभी कैपिटल मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का एक एपेटाइट है इन्वेस्टर्स को, जिसके लिए चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या इन्वेस्टमेंट साइकिल को चलाने के लिए जो भी पहलू चाहिए, जो भी पैरामीटर्स चाहिए, वो अभी नहीं है। और आज के हिसाब से अगर इस तरह की कंडीशंस चले, देखिए, जितने भी हम रिफॉर्म्स देख रहे हैं आज के डेट में, ये रिफॉर्म्स सेंटिमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये ग्रोथ को इम्प्रूव नहीं करेंगे। ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर का चलना कंट्री में बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ही कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आज हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स इतने टाइट हो चुके हैं कि जो कंपनियां पिछले 2-3 साल से प्रेशर में रही हैं, लिक्विडिटी के प्रेशर में रही है, इंटरेस्ट रेट्स के प्रेशर में रही है, वो अभी भी उससे बाहर नहीं आ रही हैं। मिस्टर भट्ट, आपसे स्पेसिफिकली इसी सवाल का जवाब हम चाहेंगे। आप देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.7 पे आ गई थी, उसके पहले 8 थी, तो 7-7.5 के नीचे आरबीआई कहता है कि हम अपने बिलो पोटेंशियल रेट पे आ गए। अब आप इस लेवल पर 5 क्वार्टर्स गुजार चुके हैं। 5 क्वार्टर्स जब इकोनॉमी धीमी रफ्तार से चल चुकी है, उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट्स की सिचुएशन टाइट है। ऐसा हमने 2008 में नहीं देखा था, ऐसा हमने 2003 में भी नहीं देखा था। तो इस बार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार का बड़ा घाटा इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, जहां तक इंटरेस्ट रेट्स का सवाल है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त इन्फ्लेशन को देखे, इन्फ्लेशन को बेंचमार्क के इंटरेस्ट रेट्स को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हम इन्फ्लेशन को आगे भी देख सकते हैं। तो इसका ये मतलब रहेगा कि इंटरेस्ट रेट्स भी आगे ऐसे ही रहेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोथ के लिए बहुत ही पॉइजनस होगा, बहुत ही खराब होगा। इसलिए मेरे ख्याल से आरबीआई को थोड़ा बहुत स्टैंड तो चेंज करना पड़ेगा। उनको इंटरेस्ट रेट्स को प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ देखना पड़ेगा, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीड देखना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उतना ही नहीं है, दूसरी बात है जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी तो थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, और थोड़े और विंडोज खोलने पड़ेंगे आरबीआई को, जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट्स को जो बेंचमार्क आरबीआई ने सेंट्रल इन्फ्लेशन के साथ बनाया है, उसको देख के मेरा ओपिनियन है कि इंटरेस्ट रेट्स 25-50 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकते हैं अगले 12 महीनों में। उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता, क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन को नीचे जाते हुए नहीं देखता। और उसको देखकर अगर आज के हालातों को मैं एवेल्युएट करूं तो थोड़ा बहुत मेरा व्यू स्लाइटली अभी बेरिश है ग्रोथ को लेकर।
डीके जोशी साहब, आपसे भी यही सवाल है कि क्या आपको लगता है इन ग्रोथ के आंकड़ों को देखने के बाद आरबीआई इस जल्दबाजी में होगा कि 18 दिसंबर को ही ब्याज दरें कम कर दे, या फिर इन्फ्लेशन पर नजर रहेगी और फिलहाल ब्याज दरों में कमी की उम्मीद करना गलत होगा? मुझे लगता है जनवरी पॉलिसी में शायद होगा। अभी थोड़ा इसको और देखेंगे। देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ जहाँ तक आरबीआई का सवाल है, ये है कि कोर इन्फ्लेशन जो है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फूड इन्फ्लेशन, वो पिछले 3 महीनों में लगातार नीचे आई है। 5.8, 5.6 और लेटेस्ट जो डेटा आया था उसमें 5.2% था। अगर ये ट्रेंड बना रहा तो वो आई थिंक एक मोटिवेशन है आरबीआई के लिए रेट काटने के लिए, पर बहुत ज़्यादा शार्प रेट कट की तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए जिस तरह का इन्फ्लेशन सिनेरियो है। 25 से 50 बेसिस पॉइंट हमें लगता है कि ज़रूर अगले 8-6 महीनों में हम देखेंगे। पर ये बात भी ज़रूरी है कि क्या इंटरेस्ट रेट कम करने के कारण इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, और दूसरे मुद्दे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एड्रेस करने, जैसे कि इन्वेस्टमेंट सिनेरियो की कमज़ोरी, डिसीजन मेकिंग, क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन चीज़ों में भी निर्भर करती है। और जो जैसे सरकार अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड जिसकी बात की जा रही है, अगर वो इफ़ेक्टिवली पुश करता है और इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं, तो ये दोनों मिलके इकोनॉमी को थोड़ा जल्दी रिवाइव कर सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स ही इकोनॉमी को नहीं रिवाइव कर पाएंगे, मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे एक जो केवल इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, एक सेगमेंट जिससे काफी हद तक खबरों में भी रहा था, माइनिंग का, पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान, इनफैक्ट पूरे फर्स्ट हाफ के दौरान नेगेटिव ग्रोथ में था। इस बार हमने देखा है कि करीब 2% की ग्रोथ इस क्वार्टर के दौरान आती हुई नजर आई है। मिस्टर भट्ट, चूंकि आप स्टील सेक्टर से जुड़े हैं, आपको और बेहतर अंदाजा होगा, कोल और आयरन ओर, इन दोनों के ही माइनिंग पे जिस तरह से एक ब्रेक लग गया था, पूरी तरह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो स्थिति थी, क्या वाकई इस क्वार्टर में सुधरी है? नहीं, उसका ये रीज़न है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, कि माइनिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम इसलिए देखे हैं कि आप देखें पिछले 12 महीनों में, 18 महीनों में बहुत सारी कैपेसिटी पावर सेक्टर में ऐड हो चुकी है। और उसको लेकर, चूंकि कोल पहले अवेलेबल नहीं था 12 महीने पहले, गवर्नमेंट बहुत कंसर्न थी, कोल इंडिया लिमिटेड को बहुत प्रेशर किया जा रहा था, या प्राइवेट माइनर्स भी कोशिश कर रहे थे कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी पावर कैपेसिटी आ रही है। और स्टील कैपेसिटी भी बहुत ऐड हो गई पिछले 12 या 18 महीनों में। उसकी वजह से जो स्टील और पावर की कैपेसिटी हो गई, कोल की प्रोडक्शन बढ़ गई, माइनिंग एक्टिविटी ओवरऑल बढ़ गई है। लेकिन अभी भी माइनिंग एक्टिविटी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा बिलो पोटेंशियल है। जितना हमें माइनिंग चाहिए, जितना हमें कोल चाहिए, उससे बहुत कम है। लेकिन डेफिनेटली अगर इतना ग्रोथ हो चुका है, इट इज़ अ गुड साइन। ये बिकॉज की नई कैपेसिटी जो पावर और स्टील की है, इसकी वजह से हो गया। लेकिन जगन्नाथ, हम यहाँ पर सवाल आपसे लेना चाहूँगा कुछ स्टॉक्स पर। देखिए, अब तक जो तेजी हुई पिछले 2 दिनों में, काफ़ी हद तक रियल एस्टेट और बैंकिंग शेयरों ने लीड की, रेट सेंसिटिव्स हैं, थोड़ा बहुत ऑटो शेयरों से पार्टिसिपेशन आया, और आज तेजी को लीड कर रहे हैं काफ़ी हद तक इंफ्रा स्टॉक्स। सारे रेट सेंसिटिव्स ही बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है इन लेवल्स पर, ये आंकड़े देखने के बाद और जो कुछ भी उम्मीदें आपकी पॉलिसी से हैं, कुछ रेट सेंसिटिव्स खरीदना चाहेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार निकल जाना चाहते हैं आप? आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना ही उचित है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से एट बेस्ट निफ्टी का और एक 50 पॉइंट या 100 पॉइंट मैक्सिमम, दैट्स द रैली। इस पॉइंट पे फ्रेश बाइंग एग्रेसिवली करना मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा लॉजिक होगा। आई थिंक इस पॉइंट पे चूज करना है तो प्रॉफिट बुकिंग ही चूज करना बेटर है। 50 पॉइंट अपसाइड है, अगर आप ट्रेडर है उसको एडवांटेज लेना चाहिए तो वो अलग बात है। बट ऑलरेडी अगर 53-54 हैंड से अगर आपके पास पोजिशन है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका अप्रिसिएशन हुआ 58-50 के आसपास, एक बार प्रॉफिट बुक होना चाहिए। ओके जगन्नाथम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। जोशी साहब, आपका अनुमान अब पूरे साल के लिए, वित्त वर्ष 2013 के लिए जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या है? 5.5% है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने 5.5, 5.3 जो अब तक देखा, उसके आगे भी यही रफ्तार बरकरार रहने की उम्मीद फिलहाल बांधे रखी है? कोई इसमें पिकअप की, तेजी की उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं, जब इतने सारे अनाउंसमेंट सरकार की ओर से हो गए, इतना पैसा बाजार में आ गया, उसके बावजूद? देखिए, वो सबका लैग्ड इम्पैक्ट पड़ता है, इमीडिएटली वो इकोनॉमी को पुशअप नहीं कर सकते हैं। अगर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं और अगर वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं तो इनका ज़्यादा असर अगले साल दिखाई देगा। इस साल तो दे कैन नॉट मेक अ मटेरियल डिफरेंस टू ग्रोथ, दैट्स व्हाट वी बिलीव, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करना इतना जल्दी मुश्किल है। तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट मेजर्स का जो इम्पैक्ट है वो अगले साल ज़्यादा दिखाई देगा इस साल की बजाय। और इस बीच में हमारे साथ पी फणिशेखर, फंड मैनेजर, एंजल ब्रोकिंग के भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। फणी,
इन जीडीपी के आंकड़ों को देखने के बाद आपका बाजार पर क्या नजरिया है? क्या बाजार के इस तेजी के मूड पर लगाम लगाएगा या फिर कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं? 10-15 पॉइंट का निफ्टी पर जो छोटा मोटा एक इफेक्ट आना है वो आ चुका है, फिर से हम तेजी की तरफ बढ़ेंगे, क्या कहना है आपका? फणी, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी, मेरा ये कहना है कि क्या बाजार की जो तेजी दिख रही है उन पर ये जीडीपी के आंकड़े लगाम लगाएंगे या फिर थोड़ा बहुत 10-15-20 पॉइंट का करेक्शन जो होना है होकर फिर से बाजार तेजी का ही रुख करेगा? जी, ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं ये अनएक्सपेक्टेड नहीं थे। तो और दूसरी बात ये है कि बाजार इन आंकड़ों को ज्यादा आगे एक्स्ट्रापोलेट नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर तिमाही में एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी काफ़ी कम थी। हो सकता है कि अभी जो करंट तिमाही है उसमें भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम रहे, लेकिन चूंकि रबी की फसल ज़्यादा अच्छी रही है तो चौथी तिमाही में एग्रीकल्चर की रिकवरी अच्छी होगी। जो दिवाली और दशहरे के जो फेस्टिव सेल्स थे वो अपेक्षा से बेहतर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जो है कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट होगी। तो मोटे तौर पे बाजार ये उम्मीद बना के चलेगा कि जो 5.3 का आप आंकड़ा देख रहे हैं शायद वो मोर और लेस जीडीपी जो है बॉटम आउट हो गई है। तो यहाँ से हो सकता है कि बहुत बड़ी रिकवरी आप ना देखें, लेकिन इससे नीचे जाने की उम्मीद कम है। और ज़्यादा नज़र बनी रहेगी कि क्या रिफॉर्म मेजर्स हो रहे हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन के क्या कितने बेहतर चांसेस हैं। और अगर लिक्विडिटी कंडीशंस अच्छी बनी रही जैसे आजकल बनी हुई है तो मुझे लगता है कि बाजार और थोड़ा ऊपर जा सकता है। और बाजार का बड़ी इंपॉर्टेंट बात है निवेशकों के लिए ये है कि बाजार का जो डाउनसाइड है वो लगातार कैप्ड रहेगा 5400-5500 के आसपास। ओके, यानी गिरावट की आशंका यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है। बाजार का ट्रेंड साफ तौर पे फनी ऊपर की ओर देखते हैं। फनी, ऐसी स्थिति में क्या स्ट्रैटेजी आप रखेंगे? अब तक के जो लीडर्स रहे हैं उन्हीं स्टॉक्स पे आप दाव लगाना चाहेंगे या जो थोड़ा बहुत पिछड़ गए हैं काफ़ी सेलेक्टिवली आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं या कुछ और सेक्टर्स इस तरह के ढूंढ सकते हैं? मेटल एक सेक्टर मेरे ध्यान में आएगा, इनकी तरफ स्विच करना चाहेंगे? देखिए, जो बीट एंड डाउन सेक्टर्स हैं जैसे इंफ्रा, मेटल या रियल एस्टेट, वहां पे दाव लगाने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए कि आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में वहां पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। जिस बात की हमको क्लैरिटी नहीं है, वहां पे इंप्रूवमेंट होने का मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ करीब 7% के ऊपर निकल जाएगी। उसकी क्लैरिटी इस समय नहीं है। ऑल दैट वी आर सेइंग इज कि इस समय 5.3 का आंकड़ा हमें बॉटम लग रहा है और हो सकता है कि अगली 2 तिमाहियों में आप 5.7, 5.8 तक का भी आंकड़ा टच करें, ताकि ईयर का जो एवरेज है 5.5, 5.6 के आसपास बना रहेगा। इससे ज्यादा इस समय क्लैरिटी नहीं है। तो आपको फिर उन सेक्टर्स के साथ बने रहना चाहिए जहां पे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स में बिजनेस अच्छा रहा है, तो वहां पे आपके तमाम एफएमसीजी या रूरल कंजम्पशन इस प्रकार की स्टोरीज आती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एफएमसीजी या बहुत हद तक फार्मा की ओर देखें जहां पे कि नतीजे अच्छे रहे, बिजनेस अच्छा रहे, लेकिन वैल्यूएशंस अभी काफी तेज नजर आ रही हैं, तो उस बात का भी निवेशकों को ख्याल रखना चाहिए। और आप ऐसे सेक्टर्स चूज करें जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जहां पे हमें लगता है कि बाउंस बैक ऑलरेडी हो चुका है ऑन द ग्राउंड और आप नतीजों में देखेंगे आने वाले 1-2 तिमाहियों में, तो उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वहाँ वैल्यूएशन अभी भी अच्छे लग रहे हैं, वहां पर आप जरूर दाम लगा सकते हैं। भट्ट साहब, यहाँ पर आपसे राय लेना चाहूंगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ग्रोथ के हालात काफी खराब है, ग्राउंड लेवल पर तो सिचुएशन काफी खराब है, सरकार रिफॉर्म्स को लेकर और थोड़े बहुत डिसीजंस लेना शुरू कर रही है, और अगर जैसा कि जोशी साहब कह रहे हैं कि शायद जनवरी से ब्याज दरें कम होती हुई दिखे, ये दोनों साथ में लगाकर देखें तो क्या आपको लगता है कि इससे ग्रोथ फिर पर ट्रैक पर फिर से आ सकती है? और यदि हाँ तो कितना वक्त लग सकता है ग्रोथ को फिर से सही होने में, 7 या 8% की रेंज में जाने में? सर, ऐसा हमारा अनुमान है, अगर गवर्नमेंट अभी से बहुत ही सीरियस स्टेप्स लेती है, पहले इंटरेस्ट रेट्स कम करने से ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ज़रूर होगा कि ये बहुत बड़ी राहत होगी कोर सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इस वक्त डेट लेवल्स कंपनीज के जनरली बहुत ज़्यादा हैं और इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा असर पड़ेगा। दूसरा सवाल है, जहाँ तक आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हम 6-7% और 8% में जाने की सोच रहे हैं, अगर गवर्नमेंट यहाँ से स्टेप्स ले रही है तो मुझे लगा कम से कम उस साइकिल में आने के लिए 12 से 18 महीने का टाइम पीरियड होगा, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन देख रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर ऑप्टेक पीरियड, गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा हो चुका है इंडिया में। इतनी ज़्यादा अप्रूवल्स हैं, इतनी ज़्यादा टाइम कंजप्शन है, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, इतनी ज़्यादा क्लियरेंसेज हैं, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उसमें फ्रैंकली मुझे ये बोलने में कोई आपत्ति नहीं हो रही है, इंडस्ट्री को मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। ये इंडस्ट्री को ये सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं और वो करते करते उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो ये अगर साइकिल अगर आप इन्वेस्टमेंट साइकिल आप इनिशिएट भी करते हैं, आप उठा भी लेते हैं, तो इसको आप 12 से 18 महीने का पीरियड लगेगा आपको ग्रोथ में आने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमें 18 महीने बहुत लंबा लगेगा। इट शुड स्टार्ट, अगर ये स्टार्ट होगा कम से कम सेंटिमेंटली होगा, कंपनियां प्रिपरेशन करेंगी इसके लिए, और 12 से 18 महीने का पीरियड भी इस इकोनॉमी के लिए बहुत कोई लंबा पीरियड नहीं है, बहुत ही मॉडेस्ट पीरियड है, बट थिंग्स हैव टू स्टार्ट। लेकिन जैसे अभी चल रहा है, एक साल से हम यही बोल रहे हैं कि कुछ कुछ स्टेप्स होने चाहिए, अभी तक नहीं हुई है। जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बातें चल रही है, इट हैज टू किक स्टार्ट, इट हैज टू, मतलब इसमें एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, तब हम ये रिकवरी देख पाएंगे। बाकी अगर ये तब तक नहीं होगा, मेरा अनुमान है कि हम 5.5% के आंकड़े के इर्द गिर्द ही रहेंगे, उससे आगे बढ़ने का अभी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं अगले 12 महीनों में। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ए दीदार सिंह, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल। मिस्टर सिंह, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपका नमस्कार जी। नमस्कार। क्या रिएक्शन है इस आंकड़े को? आप देखिए 5.3, 5.5, फिर 5.3, 2012 के साल की अब तक की ये स्टोरी, क्या वजह है इसकी? मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जो आपके और स्पीकर्स ने भी बोला है कि ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, और ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। और इसकी एक और चीज़ हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में इसमें हमको इम्पोर्टेंट है नोट करा जाए कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने जो इनिशियल फिगर्स दिए थे, आपको पता है वो 7% से ऊपर थे GDP के फिगर्स देश के लिए, और उसके बाद उन्होंने 2 स्टेप्स में उसको लोअर करके 5.8 पे उनके लास्ट फिगर दिए गए थे। तो इस फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर को अगर जब देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस 2 क्वार्टर्स में कंट्री को, इकोनॉमी को 6.2 से 6% से ऊपर चलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव दी ओरिजिनल RBI फिगर्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको नोट करने की है इसमें। दूसरी चीज़ हमको ये नोट करने की है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या हमारी इकोनॉमी अब बॉटम आउट हो गई है, मतलब वो स्लाइड जो है वो क्या बॉटम आउट हो गया है। अब इसमें हमको अगर देखा जाए तो ये जो अभी फिगर GDP का निकला है, इसमें थोड़ी सी अभी आपत्ति है, उसमें थोड़ा सा अभी लोगों को कंटिन्यूएशन ये होगा कि इनफ प्रोडक्शन, इनफ मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं चल रही है, और इंडस्ट्री के कंसर्न्स अभी तक उसमें शामिल हैं। मगर इसमें हम ये साथ में ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल कंडीशन देखी जाए इंटरनेशनल वर्ल्ड की, उसमें डेफिनेटली सम साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आर बिगिनिंग टू बी सीन। आपको तो पता है कि यूएस मिस्टर सिंह, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वित्त मंत्री इस समय संसद में बोल रहे हैं और नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड पे कुछ जानकारी दे रहे हैं। Well, government functions as ministries and departments. It is ultimately the government which is responsible, and I'm sure the whole House will agree with me that government has to expedite decision making and expedite implementation of projects. Shri Sanjay Nirupam. मैडम, तो यहाँ पर फिलहाल वित्त मंत्री ने ये अपील की है कि संसद का चलना बेहद जरूरी है कि कार्यवाही आगे बढ़े। मिस्टर दीदार सिंह, आपके पास वापस लौटेंगे। क्या उम्मीद है आपको, कुछ अंदाजा होगा वहां पे? अब उम्मीद करनी चाहिए कि रिटेल FDI के मसले पे जो जिच बनी हुई थी, कुछ रास्ता साफ हुआ है और अब अगले 2-3 दिनों के दौरान इस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी और सब कुछ आराम से निपट जाएगा। बिल्कुल, हमको बहुत उम्मीद है। इंडस्ट्री बहुत देर से बोल रही है कि जब तक हमारे सारे स्ट्रक्चर्स देश में नहीं ठीक से चलेंगे तो उसमें ऑब्वियसली इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का के ऊपर उसका भाव तो पड़ता ही ज़रूर है। इसमें मैं आपको यह अभी बोल रहा था कि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें हम थोड़े सी इम्प्रूवमेंट्स नोट कर रहे हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट फिगर जो आज यूरोप पे आए हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोप इज रिपोर्टिंग स्लाइटली पॉजिटिव फिगर्स। ये बहुत अच्छी चीज। To the proposed Cabinet Committee for Investment, or NIB. Madam, the NIB is not a substitute for the FIPB. The functions are very different. Today, foreign investment comes under 2 routes. One is the automatic route and one is the approval route. A large number of areas, the investment is under the automatic route, so there's no question of approval. The areas where it is under the approval route, the authority to recommend approval is the FIPB. It consists of officers. It is chaired by the Secretary Economic Affairs, and it consists of officers of the departments and ministries concerned. Some cases go to the CCEA depending upon the threshold limit. That will continue.
there's no proposal to replace the FIPB. NIB, on the other hand, is a cabinet committee, just as we have a cabinet committee on economic affairs, we have a cabinet committee on political affairs. This will be a cabinet committee on investment chaired by the Prime Minister. The main purpose of the new body, new committee, is to oversee and monitor large projects, especially infrastructure projects, where the investment is over 1,000 crore rupees. Those are the projects which will give a fillip to India's economic growth. Those projects today, unfortunately, all of us know, are delayed. Some of them are delayed unduly, and therefore a body, a committee chaired by the Prime Minister to monitor and advise ministries and guide them to quicker implementation will be of great benefit to economic growth. Thank you. Question number 103, Shri Harish Chandra Chavan. Not present. Shri Kameshwar Baitha. Not present. Honorable Minister. तो यहाँ पर वित्त मंत्री ये साफ करते हुए कि FIPB का अपना काम है और ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो बड़े प्रोजेक्ट्स को खास तौर पे तेजी से इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा। हमारे साथ फिक्की के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ए दीदार सिंह बने हुए हैं। डॉक्टर सिंह, जैसे कि यहाँ पर मंत्री जी भी कह रहे हैं और हमने जो भी आंकड़े आते हुए देखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि आप 5.5 का नंबर दिखा रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कोर है, इंडस्ट्री जो है, वो आधे % करीब कोई ग्रोथ नहीं हो रही, हम कह सकते हैं। Will NIB help? क्या इसकी वजह से ये ग्रोथ वापस लौटेगी? देखिए, हम सर्टेनली इंडस्ट्री बहुत देर से ये बोल रही है कि हमारे देश में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन किसी तरह से स्पीड अप करा जाए, बिकॉज इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट बहुत बारी इंडस्ट्री ने मेक करा है और मैं फिर आज ज़रूर मेक करूँगा, क्योंकि हमें उम्मीद है, इंडस्ट्री को ये उम्मीद है कि जैसे इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड और लेट अस से कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इसका डिसीजन फाइनली हो, इससे बहुत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जो इंटर मिनिस्टीरियल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ होते हैं, लोकल लेवल म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ होते हैं, जो अर्बन वाले होते हैं। इनमें जब तक ये कोई स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू नहीं आएगा, इनकी एक्सपीडिशियस इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। So we are extremely glad of this measure that government has taken, and we certainly hope that this will improve the situation for manufacturing as we go along. डॉक्टर सिंह, ये बताइए कि जिस तरह के GDP के आंकड़े हैं और ग्रोथ की हालत थोड़ी खराबी नजर आ रही है, उसको देखते हुए क्या अब आपको लगता है कि RBI को ब्याज दरें घटाना एग्रेसिवली शुरू कर देना चाहिए? और वित्त मंत्री भी लगातार यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्री तो ये बहुत महीनों से यही कह रही है कि वी वांट, एंड फिक्की की तरफ से तो मैं अगेन रीटरेट करूंगा कि वी हैव बीन सेइंग दैट अनलेस देयर इज एन एक्सपीडिशियस इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिफॉर्म जितना और आएगा, हमने ऑलरेडी नोटिस करा है कि जो 3 महीने में पहले जो भी मेजर्स लिए गए थे, उनका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आप नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे। इस क्वार्टर में तो अभी इतना इम्पैक्ट नहीं आया है, बट हमको डेफिनेटली उम्मीद है कि उनका इम्पैक्ट होगा। जो सेंसेक्स के ऊपर आप देख रहे हैं, देयर इज अ पॉजिटिव साइन वी आर नोटिसिंग नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक, वी आर नोटिसिंग बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल इंप्रूवमेंट दैट आर कमिंग अबाउट। ये जो आपको पता है कि रिसेंटली ये मोदीज ने भी हमको थोड़े से स्टेबल वो दिया था कि ये इंडिया का GDP स्टेबल चलेगा। सो दीज आर ऑल इंडिकेशंस दैट वी होप दैट द इकोनॉमी इज बॉटमिंग आउट। जी, जोशी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जोशी साहब, ये बताइए कि सबसे अहम जो फैसला होगा उस रेट पे, उसके पहले आपके पास एक इन्फ्लेशन का एक और आंकड़ा आएगा। पिछले महीने के आंकड़े से थोड़ी सी राहत मिली थी, क्या इस महीने का आंकड़ा भी वाकई में मदद करेगा RBI की एक जल्दी डिसीजन लेने के लिए 18 तारीख को? हाँ, थोड़ा सा मतलब जो करंट लेवल हमने देखा उसी के आसपास हमें अगले महीने का भी आंकड़ा, हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि उसके आसपास ही रहेगा। तो मतलब एक अपटर्न इन्फ्लेशन में अभी शायद नहीं दिखाई देगा। तो ये, और खासकर जैसा मैंने पहले कहा, कोर इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और ये आगे चलते हुए भी हमारी उम्मीद ये है कि और नीचे आएगा। चलिए, वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। दीदार सिंह साहब और साथ ही जोशी साहब, अजय भट्ट साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय देने के लिए इन GDP के आंकड़ों पर। लेकिन बाजार GDP के आंकड़ों के बाद थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता हुआ अब सेंसेक्स पर फिर से 100 पॉइंट की तेजी होती हुई दिख रही है। निफ्टी 5850 के ऊपर लगभग 27 पॉइंट की मजबूती, आधा % की मजबूती सेंसेक्स और निफ्टी में दिख रही है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को देखिए, वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे और प्रदीप को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।